का विघटन भी कभी भी किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति होती है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 इयर्स के लिए होता है और इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। तो हम पिछली वीडियो में हमने एम लक्ष्मीकांत के जो 22वां चैप्टर है संसद, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे लोकसभा के चुनाव प्रणाली से। तो आप सब मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो हमने पिछली वीडियो में जहाँ तक इसे पढ़ा था इसी के आगे हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है लोकसभा की चुनाव प्रणाली। इसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया गया है। इस संबंध में संविधान में 2 उपबंध बताए गए हैं। तो यहाँ पर पहला उपबंध, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। मतलब लोकसभा के सीटों का आवंटन करने के लिए राज्य की जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर लोकसभा की सीटों को 8 लाख से जनसंख्या कम है उन राज्यों पर लागू नहीं होता। बाकी राज्यों पर 60 लाख की जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सीटें दी गई हैं। इसके आगे है, यदि हम देखें तो प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजन किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटन स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच, उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो। जनसंख्या से आशय अंतिम जनगणना जनसंख्या की जनगणना है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। तो ये जो सीटों का आवंटन किया जाता है तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यानी कि जब जनगणना होगी यह किया जाएगा, सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ हर 10 साल बाद समायोजन किया जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उसी के आधार पर जो सीटें हैं उन्हें दिया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर समायोजन किया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राज्यों को लोकसभा में स्थानों की आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन है। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और नीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 42वें संविधान अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर के आधार पर हमारी जो लोकसभा में सीट है वह दी गई। इस प्रतिबंध को 44वें संविधान संशोधन 2001 में अगले 25 वर्ष यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई है कि 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया कि यदि 1991 की जनगणना के आधार पर, हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। यहाँ पर वर्तमान लोकसभा में सीटों का समायोजन एक गंभीर चुनौती बनी है, क्योंकि यदि वर्तमान जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को बढ़ा दिया जाएगा तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का असंतुलन पैदा होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है जनसंख्या के मामले में, और उन उत्तर भारतीय राज्यों से बेहतर रहा है। इसीलिए उन्हें समायोजन में घाटा हुआ, क्योंकि उत्तर भारत के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, दक्षिण भारत के लोगों की जनसंख्या कम है। इसके आधार पर उनका जो समायोजन है उन्हें घाटा होगा। इसी के चलते भारत में वर्ष 2021 के जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने वाले हैं। इसके बावजूद वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित की गई हैं।
अब आप देखिए कि 2024 चलने वाला है और जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं वह 1971 की जनगणना के आधार पर और उसी की जनसंख्या के आधार पर अभी सीटें यहाँ पर बनी हुई हैं। यदि वर्तमान जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो लोकसभा के संचालन में भी कठिनाई होगी और इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि यथास्थिति बनाए रखना ज़्यादा बेहतर विकल्प रहता है। इसी के आधार पर जनगणना हमारे यहाँ हर 10 साल में होती है और 2021 में ये जनगणना की गणना उपलब्ध होने वाली है। तो यहाँ पर बात दी हुई है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण। तो यह जो आरक्षण है 95 संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता था, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि लोकसभा की आधी सीटों के लिए सूची प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। फर्स्ट पास द सिस्टम पहले आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम समझते हैं इसके बारे में। तो हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचन करने को आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का अर्थ होता है कि यहाँ पर अपने अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सारे प्रतिनिधित्व में जिन प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। तो जिनको कम वोट मिलते हैं वह हार जाते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर अल्पसंख्यकों को जो अल्पसंख्यक हैं, जो जाति जनजाति हैं, वहाँ से लोग नहीं आ पाते हैं, जिससे वहाँ पर मतभेद होता है। इसी के आधार पर यहाँ पर दूसरे शब्दों में अल्पसंख्यकों को छोटे समूह के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता है। प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि विभेद को हटाना है, मतलब जाति जनजाति के भेदभाव को हटाना है। सभी क्षेत्रों से निर्वाचन होना चाहिए और सभी के प्रतिनिधि आने चाहिए। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं था। जो पहले आएगा, जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वही विजयी घोषित होता था। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हैं, जिसके नाम है एकल हस्तांतरित मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, इनके जो निर्वाचन होते हैं वह हस्तांतरित मत व्यवस्था के द्वारा होते हैं। इसके बाद यदि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की वकालत की, तो कुछ जैसे हमारे भारत में राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है एकल हस्तांतरित मत व्यवस्था के द्वारा। और जो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों ने चुनाव के लिए कहा कि क्यों ना हम लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह हम अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की से किया जाए, लेकिन यहाँ पर संविधान में 2 कारणों से इसे नहीं अपनाया गया था। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जो कि बहुत कठिन है, समझने में कठिनाई है और जो भारत का स्तर है, शैक्षिक स्तर, वह बहुत ही कम है। इसी के कारण इसे नहीं अपनाया गया। इसके बाद बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता है, इसी की वजह से इसे नहीं अपनाया गया। और कुछ और कारण है यहाँ पर, निम्नलिखित दोष भी हैं इसमें। एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति, पहला दोष यहाँ पर है ये काफ़ी खर्चीली होती है।
ये उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती है, उपचुनाव नहीं होती है। यह मतदाता प्रतिनिधित्व के बीच आत्मीयता को भी कम करती है। यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को भी बढ़ा देती है। यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को भी कम कर देती है। इसी की वजह से एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा लोकसभा चुनाव को नहीं किया गया था, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव किया गया था, जिसमें कि जनता स्वयं वोट करती है अपने सदस्यों को, इसमें कि लोकसभा सीट में वह सदस्य जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देख लिया और अब हम देखते हैं राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित एवं निरंतर चलने वाली यह संस्था है, यानी एक स्थायी संस्था है राज्यसभा। इसे विघटन नहीं किया जा सकता। इसके हर वर्ष हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब हर 2 वर्ष में इसके जो 1/3 सदस्य हैं वह रिटायर होते हैं और इसके बाद आगे 1/3 सदस्य नए चुनाव के द्वारा आते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार इनका विघटन नहीं किया जा सकता। जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वह स्थायी होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 ईयर के लिए होता है। और यहाँ पर संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया। हम देखते हैं लोकसभा की अवधि। लोकसभा की अवधि है तो राज्यसभा से अलग है, क्योंकि इससे जो लोकसभा है उसे निचला सदन भी कहा जाता है और इसे जारी रहने वाली संस्था नहीं है, क्योंकि इसका विघटन भी कभी भी किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति होती है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 इयर्स के लिए होता है और इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। तो जो हमारी लोकसभा है, तो लोकसभा हमारा निचला सदन है और ये कभी भी विघटन किया जा सकता है। इसके जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 इयर्स के लिए होता है और इसमें लोकसभा मेंबर बनने के लिए आयु होती है वह 25 इयर्स होती है और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आयु होती है 30 वर्ष होती है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे संसद की सदस्यता। मतलब हमें यदि सांसद बनना है भारत का, तो हमें कौन कौन सी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए और कौन कौन सी शर्तें हैं सांसद बनने के लिए। तो इन सभी के बारे में हम कल के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। यूपीएससी की सबसे फेवरेट बुक है वह एम लक्ष्मीकांत बुक है। और हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में हमारी जो फेवरेट बुक है यूपीएससी की शर्मा की, तो हम अभी हिस्ट्री की बुक को भी फॉलो करेंगे, रामचरण शर्मा की बुक। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।